सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं यहाँ पता चला। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तो टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन सियासत में T20 सीरीज जारी है। मुकाबला खूब हो रहा है, लेकिन यह पता नहीं चल रहा कि कौन किसके मुकाबिल है। गेम तो ऑन है, लेकिन कौन किससे गेम कर रहा है अभी कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपोजिशन 11 PDM की। 11 सियासी जमातों की इस टीम का असल मुकाबला तो हुकूमत से है, लेकिन अपने अपने मफादात और अपने अपने मुकदमात की बदौलत PDM के अंदर भी एक मैच चल रहा है, यानी तहरीक अदम एतमाद पर अदम एतमाद का मैच। पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफा लेने का मैच इस पिच पर खेलना चाहती है, लेकिन नून लीग और JUI इसे नो बॉल करार देकर यह डिलीवरी नहीं करना चाहती, क्योंकि इन्हें खदशा है कि इस मुकाबले को जीत लिए PDM के पास खिलाड़ी पूरे नहीं। अगर हुकूमत ने छक्का मार दिया तो फिर पांसा पलट जाएगा। फैसला क्या होगा इसका पता 4 जनवरी को चलेगा, लेकिन फिलवक्त पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ की वजह से इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की सीरीज मनसूख होती दिखाई दे रही है। दूसरा ये भी हकीकत है कि नून लीग के अंदर भी बयानिए का मैच पड़ा हुआ है और JUI के सीनियर खिलाड़ी भी अलग होकर मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही को ललकार रहे हैं। अपोजिशन 11 में इन्हीं इख्तिलाफात की वजह से PDM की सियासी रैंकिंग में तनज़्ज़ुली नजर आ रही है। अच्छा, ये अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन की नहीं, हुकूमत भी इस वक्त टेंशन में है। ये जो पोजीशन आपने अपोजिशन की देखी, हुकूमत की पोजीशन पर आ जाते हैं। ये टेंशन एक तो अपोजिशन एजिटेशन की वजह से है और दूसरी इत्तेहादियों और नाराज अरकान की लम्हा ब लम्हा बदलती सिचुएशन है। आज चलते चलते 2 अहम हुकूमती खिलाड़ियों में मैच पड़ गया था। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने शहबाज गिल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से यह कहकर रोक दिया था कि उनका काम नहीं, ये मामला तो खत्म हो गया। लेकिन कल पंजाब में जो PTI के नाराज रुकन ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने परवेज इलाही से मुलाकात की, इसे सियासी तज्जियाकार सियासी वसीम अकरम प्लस के लिए खतरे की घंटी करार दे रहे हैं। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि सेनेट इंतखाबात की पिच तैयार करने के चक्कर में परवेज इलाही पंजाब की कप्तानी लेने का चक्कर चला रहे हैं। इस मुलाकात के ताने बाने पंजाब में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के साथ जोड़े जा रहे हैं। दूसरा, सेनेट इंतखाबात के इम्तिहान में कामयाबी के लिए जहांगीर तरीन की वापसी की बातें भी शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन जब तब्दीली टीम में थे तो उनके शाह महमूद कुरैशी से इख्तिलाफात के बड़े चर्चे थे। अब देखना यह है कि अगर तरीन साहब की वापसी होती है तो क्या PTI में इख्तियारात की गेम फिर ऑन हो जाएगी। आज इन्हीं सियासी मैचेस और इनके मुमकिना नताइज पर बात करेंगे असद खरल और बाबर डोगर से। असद खरल साहब, वापसी हो रही है फिर तरीन साहब की बड़ी भरपूर। आप तो कहते थे कुछ नहीं होना उनके खिलाफ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब तो दोबारा कह दिया था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अल्टीमेटली सारे मामला इनके ठीक हो जाएंगे। जाहिर बात है एक चीज के ऊपर वक्त लगता है। अब FIR भी उनके ऊपर दर्ज हुई है, लेकिन आपने कहा था, मुझे जुमला याद आ रहा है, क्लीन चिट, इस तरह कुछ कहा था, बिल्कुल क्लीन होकर निकलेंगे। हाँ जी, इस किस्म की बात बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहा था और उस पर मैं कायम हूँ। अब मामला ये है कि आज याद आया इमरान खान साहब को, जब आपको पता है जब भी मामला होता था जोड़ तोड़ का, जहाज उनका भागता था, आज़ाद उम्मीदवारों को ले जाके वहाँ पे इमरान खान साहब के पास दुपट्टे जग पहनाए जाते थे पार्टी के। तो मामला जब ये बात हुई कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से चेयरमैन जिसने पंजाब के अंदर टिकटों की तकसीम करनी है, जो ज़मैली कमेटी है, किसको होना चाहिए, राजा रियाज ने तजवीज़ दे दी कि जनाब जहांगीर तरीन जो है वो उनकी पार्टी के लिए बेपनाह खिदमात है, बहुत बड़ा और इस मामले के अंदर उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उससे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं हो सकता जी। और साथ ये भी सजेशन दी गई कि चौधरी सरवर जो है उनको भी, एजाज चौधरी को भी जो है, और शाह महमूद कुरैशी जो है उनको, और आमिर डोगर, हाँ आमिर डोगर का मेरे ख्याल गालबन उसमें जिक्र नहीं है। अच्छा, तो अब मामला ये इस हवाले से शहबाज गिल साहब जो है, आमिर कियानी साहब, सॉरी, अच्छा आमिर कियानी साहब, तो शहबाज गिल साहब ने मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी शायद मुखालफत की, शिबली फराज साहब और उनकी आपस में भी नोकझोंक हुई। तो मामला ये है कि उसामा साहब, ये तो बात पहले जिस तरह इमरान खान साहब की मुलाकात हुई परवेज इलाही साहब से, इमरान खान साहब ने उनको भी यही कहा कि टास्क जिस तरह वही फिर है कि नून लीग जो अपनी कोशिश कर रही है सेनेट के इंतखाब के अंदर कि जो 4 सीटें हैं वो किसी न किसी तरीके से 4 हासिल कर लें, और PTI ये चाहती है कि जो हमारी सीटें हैं उससे हम ज़्यादा हिस्सा ले लें। काफ लीग जो है वो भी चाहती है कि हम अपनी मतलूबा जो सीटें हैं उनसे भी ज़्यादा शेयर लें।
तो अब देखना ये है कि बाकी रहा कि जहांगीर तरीन साहब की फौरी वापसी वो मुझे अभी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसके लिए वो FIR वगैरह अखराज वगैरह प्रॉपर जो क्लीन चिट होगी ना, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए भी अब मुश्किल हो जाएगा हाई मॉरल ग्राउंड पे जब वो खड़े होंगे, क्योंकि ये शोर मच जाएगा एकदम कि जनाब अगर यही सारा कुछ आपने करना था, इतनी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या थी। तो लिहाजा फौरी तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि वो सामने आके पीछे से रह के वो कर सकते हैं, कुछ इस तरह का पार्टी किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन सामने आके मेरा नहीं ख्याल कि अभी मुनासिब होगा इमरान खान साहब से वो इनको रिकमेंड करें। बाबर डोगर साहब ज़रूरत तो है, क्योंकि हमने देखा पिछली दफ़ा सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से MPs ने वोट दे दिया तहरीक इंसाफ की मर्जी और मंशा के खिलाफ, और हत्ता के फिर नोटिस भेजने पड़े। तो अब हुकूमत कह रही है, शिबली फराज साहब ने कहा है कि जी हम आइनी तरमीम लाएंगे ओपन बैलेटिंग के लिए, लेकिन वो आइनी तरमीम के लिए नंबर्स नहीं हैं। फिर जिस तरह जहांगीर तरीन साहब ने जोड़ तोड़ किया, और ख़ुद उसके बाद ये जब सारा मामला ख़राब हुआ, चीनी स्कैंडल आया, उसके बाद भी इंटरव्यूज़ में कहा कि इलेक्टेबल्स की सियासत मैं लेकर आया तहरीक इंसाफ में, उससे पहले देख लें तहरीक इंसाफ का क्या हाल था। तो अब चीनी भी 5 रुपये किलो सस्ती हो गई है। बाबर साहब कोई रास्ता बनता है? उसामा साहब, जहांगीर तरीन से बहुत पहले, आज से कोई 5-6 साल पहले मेरी एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में जहांगीर तरीन साहब ने मुझे बताया कि वो 100 इलेक्टेबल 100 लोगों की, पंजाब के 100 मजबूत लोगों की पार्टी बना रहे हैं, जो सारे इलेक्टेबल्स हैं। और ये इलेक्टेबल्स जो हैं ये आपस में मिल के एक पार्टी बना के इलेक्शन लड़ेंगे। ये उससे पहले की बात है कि जब ये तहरीक इंसाफ में तहरीक इंसाफ बन गई हुई थी, लेकिन ये उसमें शामिल नहीं हुई। तो मैंने कहा जी आप छोड़िए, आप तहरीक इंसाफ में शामिल कर ले। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान को कौन झेलेगा, इमरान खान को झेलना बड़ा मुश्किल है, मैं तो अपनी पार्टी बना रहा हूँ। अल्टीमेटली वो फिर PTI में आ गए। इसका मतलब ये है कि इलेक्टेबल्स वो इतनी अहमियत नहीं है। अल्टीमेटली उनको पता था कि इलेक्टेबल्स को जब तक किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट ना हो वो भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। इसका मतलब ये रियलिटी है, ठीक। और वो इलेक्टेबल जो थे वो अल्टीमेटली PTI में आए, और PTI की सपोर्ट मिली तो वो सारे इलेक्शन जीते। तो जहांगीर तरीन साहब के पास जितने मर्जी इलेक्टेबल हों, इलेक्टेबल्स को भी एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है। हाँ, उनका एक अपना मखसूस वोट बैंक ज़रूर होता है। अब आ जाएंगे जहांगीर तरीन साहब जो है वो सेनेट के इलेक्शन में क्या रोल प्ले कर सकते हैं या प्ले करेंगे। उसामा साहब, ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब पहले ही किसी और को दे चुके हैं। परवेज़ इलाही को नहीं सर, नहीं। अच्छा, परवेज़ इलाही बेचारा क्या करेगा, वो अपनी सीट एक निकाल ले, बड़ी बात होगी। अच्छा, ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब एक और तगड़े बंदे को दे चुके हैं, और जिसका आजकल प्राइम मिनिस्टर हाउस में कंट्रोल भी है। वो एक बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत बड़ा जो है वो टाइकून है। अच्छा। वो ये सारे तामीराती शोबे का उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जनाब अब आपने PTI को टिकटें जो सीटें हैं वो जितवा के देनी है, आपने नज़र रखनी है। और वो जो बंदा है वो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, और PTI को सीटें दिलवाने में अपना रोल प्ले करेगा। अच्छा, अब इमरान खान साहब भी उस पिच पर आ गए हैं कि अगर यहाँ पर ये सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है तो ठीक है, जिस तरह भी आपकी जिम्मेदारी है बस ये आप संभालें। मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ओपन बैलेटिंग तो होनी नहीं। मेरा मतलब समझ गए होंगे। मेरी इत्तलात ये है कि मलिक रियाज साहब को ये असाइनमेंट दी गई है कि जनाब सेनेट के इलेक्शन को आपने देखना है। आजकल प्राइम मिनिस्टर हाउस में मलिक रियाज साहब जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वो इन है। जहांगीर तरीन साहब जो है वो आउट हैं, और वो इन सारे मामलात को देख रहे हैं। जरदारी साहब के भी तो वो करीब हैं, वो हमजा के भी करीब हैं, वो तो फिर सबके करीब हैं। उनका तो एक अंदाज है, वो सिर्फ ताकतवर के करीब हैं। वो उस बंदे के करीब है जो उनको फ़ायदा दे सकता है, वो इस बंदे के नज़दीक है जिससे उनको फ़ायदा पहुँच सकता है, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो जरदारी साहब भी, चाहे वो उनके लिए भी तो सेनेट में काम कर सकते हैं, चाहे वो इमरान खान हो। सेनेट में वो किसी के लिए भी काम कर सकते हैं इस तरह, तो उनके सबसे ताल्लुकात हैं। जरदारी साहब से भी है, वहाँ बहरिया टाउन वो उसके लिए काम करेंगे जिससे उसको फ़ायदा मिलेगा। वो नवाज शरीफ के लिए काम करेंगे। नवाज शरीफ का उनको क्या फ़ायदा दे सकता है, बाकी उनको क्या फ़ायदा दे सकते हैं, वो उनके लिए काम करेंगे जो उनको फ़ायदा दे सकते हैं। मनी बिगेट्स मनी, पावर बिगेट्स पावर। तो वो सर जो असाइनमेंट है वो उनके पास है। अच्छा। जहांगीर तरीन जो है वो अब आपको नहीं नजर आ रहा जहांगीर वो मुझे उनका अभी फिलहाल इमीडिएटली कोई रोल प्ले नहीं वो कर सकते। हाँ, राजा रियाज साहब जो हैं उनको फैसलाबाद से पीटीआई का टिकट दिलाने वाले
PTI में शामिल करवाने वाले जहांगीर तरीन है। राजा रियाज साहब वैसे भी गवर्नमेंट से नाराज़ रहते हैं, वो समझते थे कि उनको शायद को मिनिस्ट्री दी जाएगी, कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा, लेकिन जिसने उनको दिलवाना था वो खुद आउट हो गया। तो राजा साहब जो हैं उनकी ख्वाहिश है कि जहांगीर तरीन वापस आएँ। अगर जहांगीर तरीन PTI में वापस आते हैं किसी अहम पोजीशन पर, तो ऑफ कोर्स उसका अल्टीमेटली फ़ायदा राजा रियाज को भी पहुँचेगा, जो कि बिल्कुल आउटकास्ट हुए हुए हैं। ठीक, अच्छा असद खरल साहब, ये जो शिबली फराज साहब को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि जी हम आइनी तरमीम लेकर आएंगे। कैसे लाएंगे आइनी तरमीम? शिबली फराज साहब ने, मैं कल भी उनका देख रहा था, उनको सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हमें पार्लियामेंट में भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। अब मामला ये है कि पार्लियामेंट के पास, इनके पास अक्सरियत नहीं है, यानी ये जो आइनी तरमीम है उसका करने के लिए जो मतलूबा तादाद है वो इनके पास है नहीं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि पार्लियामेंट में, हाँ एक बात हो सकती है कि जिस तरह इमरान खान साहब भी कहते हैं कि हम एक्सपोज करें, क्योंकि ये नून लीग का भी ये पहले मुतालबा था। अभी जब इसके हवाले से जब ये सारा एक पटिशन और जो ओपिनियन लेने की बात की, उससे पहले नून लीग भी कहती थी हाँ शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए, और पीपल्स पार्टी भी ये कहती थी, एक दफ़ा मौके पे कहा भी पीपल्स पार्टी ने। लेकिन जब हुकूमत ने ये बात, इमरान खान साहब ने बात की, सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेने की बात की, तो उस वक़्त इन्होंने बिल्कुल दूसरी तरफ चला गया इनका मामला। तो मे भी उसका मकसद ये हो कि इनको पूरी तरह एक्सपोज किया जाए ताकि आवाम को इनके असल चेहरे दिखाए जाए कि जनाब हॉर्स ट्रेडिंग जो है या ब्रीफ केस की जो पॉलिटिक्स है उसके हम खिलाफ हैं जी, और ये उसके हक में है। यानी इनकी जो हिपोक्रेसी है, जो मुनाफकत है, उसको इमरान खान साहब एक्सपोज करना चाहते हो। दूसरी बात जो सेनेट के इलेक्शन के अंदर रोल की बात है, अगर डोगर साहब की बात ही मान ली जाए तो देखें पंजाब के अंदर डेंट पड़ना है नून लीग को, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को कोई डैमेज नहीं करेंगे सेनेट के इलेक्शन। तो लिहाजा यहाँ पे मलिक रियाज साहब अगर इमरान खान साहब की सपोर्ट भी करते हैं तो उस पर मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब के जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचता है। बाकी रहेगी बात सिंध के हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि मलिक रियाज जरदारी साहब के हवाले से सिंध में ऐसी कोई एक्टिविटी करेंगे जिससे पीपल्स पार्टी की कुछ सीटें कम होगी। मलिक रियाज साहब का ये खासा है कि उनकी ये आदत है कि वो जिससे उनका तल्लक है ना, यानी शहबाज शरीफ से तल्लक उनका है या नवाज शरीफ से, तो वो चौधरीयों से तल्लक, वो कहते हैं कि मैं चौधरीयों से मिलूंगा। ठीक, जरदारी साहब से तल्लक है। अच्छा, तो वो एडमिट करते हैं। मरियम भी मिली है जाकर जी, तो अब मरियम साहब अभी जनाब वो इज़हार यकजहती के लिए पहुंच गई, खोखर पैलेस गई हैं और उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ यानी मॉनिटर कर रहे थे, इमरान खान सब बाकायदा मॉनिटर कर रहे थे, नहीं और तो उनको हो रहा था। अगर वो मॉनिटर कर रहे होते तो 38 कनाल की खबरें लग रही हैं, 8 कनाल के ऊपर थोड़ा बहुत हिलजुल हुई है। 30 कनाल जो है उसकी ऐसी खबरें बना दी गई हैं, जबकि टोटल मैक्सिमम 8 कनाल का मलबे के ऊपर, वो भी जो छोटे मोटे ढारे डूरे थे वो गिरे हैं। एक्चुअल जो बिल्डिंग्स हैं या जो इमारत है वो उसी तरह खड़ी है, और बिरयानी की देगे जो चली हैं, उसके बाद पुलिस वाले उधर मदोज हो गए और आराम से उसके बाद ये जो बिल्डिंग खड़ी है, ये जो खोखर पैलेस खड़ा हुआ है सर, इसमें बड़े गरीबों का खून शामिल है। ये बड़े गरीबों का खून किया गया, उनके प्लॉटों पे कब्जे किए गए, उनसे कागजात पे जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए उनको, और ये ज़मीनें अपने नाम लगवाई गई हैं। अब मेरा मतलब है वो ज़मीन जो किसी को गन पॉइंट पे रखे, किसी के बच्चे को गन पॉइंट पे रखे, उससे ज़बरदस्ती साइन करवाए गए हों, किसी की करोड़ रुपए की ज़मीन है तो उसको 20 लाख दे के और उसे कहा हो कि ना यहाँ पे साइन कर, नहीं तो ये तेरे बच्चे हैं, इस तरह तो ये ज़मीनें हथियाई गई, कब्जा तो पहले कर लिया गया था। अब ये जो कहना कि जी ये तो हमारी ज़ाती ज़मीनें हैं, ये तो लीगल ज़मीनें हैं, सर पूछे उन बेवगान से, पूछे उन यतीमों से जिनके प्लॉटों पे कब्जे किए गए हैं, जिनकी ज़मीनों पे कब्जे किए गए हैं, और इनका ये तरीका कार था। पटवारी भी इनके साथ होता था, पटवारी तो बैठते उधर था, सारी सर्कल एक टीम थी जो जबरदस्ती उनसे साइन करवाती थी, उसको लीगल करती थी, और करोड़ों रुपए की जमीनें औने पौने में ये खरीदते थे। मरियम नवाज आज उनके साथ हमदर्दी करने पहुंच गई हैं। बिल्कुल वो नून लीग के इन्वेस्टर हैं, नून लीग के गरीब अवाम के चूस कर उन्होंने जो प्रॉपर्टियां बनाई हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मरियम को भी देते हैं, मरियम को पार्टी फंड में देते हैं, हमजा को वो हिस्सा देते हैं, प्लॉटों की शेप में इनके पेट भरते हैं।
तो ये आज इन्होंने आज तक किसी उस यतीम के घर गई हैं, उस बेवा के घर गई हैं जिसके प्लॉट जो है ये खोकर बरादर ने हथियाए हुए हैं। सारा लाहौर जानता है, सारा लाहौर जानता है। कल अगर सुप्रीम को बताया तो कितनी दुनिया वो सारी आ जाएगी, वो बताएगी कि किस तरीके से इन्होंने प्लॉट हथियाए हैं, किस तरीके से प्लॉट जो है उनके और सरकारी जमीनें इसके अलावा गन पॉइंट पे लिए गए हैं, लोगों के प्लॉटों पे प्लाजे बना दिए गए, लोगों के प्लाजों पे कब्जे कर लिए गए, लोगों की कमर्शियल जमीनों पे कब्जे कर लिए गए और उनसे जबरदस्ती साइन करवाए गए हैं उसामा साहब। और मरियम कह रही है कि हमारा असासा है। बिल्कुल, ये जितने चोर हैं, लुटेरे हैं, कब्जा ग्रुप है, ये मरियम का असासा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इस बात पे कोई दूसरी राय नहीं है। मेरा मतलब है कि यहाँ पर लाहौर में जाए उन यतीमों के घरों में, उन बेवगान के पास जिनके प्लॉटों पे कब्जे किए गए, वो बताएंगे कि किस तरह से उनको मजबूर किया गया कि ये प्लॉटों पे दस्तखत करो, यहाँ पे अंगूठे लगाओ, यहाँ पर जनाब ये चीजें जो है उनके नाम से ट्रांसफर की गई। हर एक अपनी अपनी कहानी सुनाएगा। अब जब साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट में वो हेयरिंग चल रही थी, बाहर जो लोग प्रोटेस्ट करने आते थे वो कौन लोग थे? वो बेचारे यही लोग थे। मरियम जाए उनके घरों में, उनसे भी जरा पूछें कि ये जो बात कर रही है वोट को इज्जत दो, ये इज्जत दे रही है उन लोगों को जिनके प्लॉटों पे कब्जे हुए हैं। फंड के नाम पर ब्राइब नहीं देते, वो करोड़ों रुपए जो आपको देते हैं आप उनकी, वो मरियम साहब उनके लिए आएंगी ना, उनके पास वो ठिंगा नहीं जहाँ से वो उनको मिलता है वहाँ पे क्यों? अच्छा, ब्रॉड शीट में भी असासों का ही मामला है। अब शेख अजमत सईद साहब का एक वही रुकनी अब कहा जा रहा है कमेटी, और पहले तो सरबराही उन्होंने करनी थी लेकिन अब वही होंगे। इस पर शदीद एतराज़ात सामने आ रहे हैं, खासतौर पर नून लीग के मरीम नवाज साहिबा इस पर कह रही हैं और वो कहती हैं कि हम इनके बारे में बड़े सबूत ले आएंगे। किस तरह से लगा रही हैं? हाँ जी, तो क्या आपको लगता है अजमत सईद साहब को मतलब खौफजदा करने के लिए हो रहा है कि वो कह दें नहीं जी मैं आता ही नहीं? पहले भी ये बात रिकॉर्ड पे कह चुका हूं, जब वो सिटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उस वक्त मैं लंदन में था, ये मैं कैलबरी फाउंड वाला सारा मामला करने गया हुआ था दोबारा, पहले दूसरी एपिसोड में भी, वो भी मैंने भांडा फोड़ा। तो उस वक्त जब मैं लंदन में था तो मुझे पता चला कि अजमत सईद साहब को इन्होंने आईबी के जरिए ब्लैकमेल करवाने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनको मुख्तलिफ तरीकों से हिलो बानों से उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उन्होंने कैटेगोरिकली, अब फिर मरियम साहिबा धमकियाँ दे रही हैं, मरियम साहिबा ने बाकायदा उनको थ्रेट कर रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही मरियम साहिबा हैं क्या, कौन सी जमील है? और आईबी वाले जो दुम छल्ले हैं उन्होंने सारा पता नहीं कौन सी क्या क्या चीज़ें, हर बंदे के बारे में वो कहती मेरे पास सबूत है, हर बंदे के वो ब्लैकमेल कर रही हैं। वो पता नहीं कौन सी खातून है, कौन सा इनके पास कोई ऐसा खजाना आ गया वीडियोज़ का, ऑडियोज़ का, हर बंदे को ब्लैकमेल करने के ऊपर तुली हुई है। मुझे बताएं, एक इंतहाई अपराइट जज है, उनके ऊपर आज तक जितने उनके फैसले हैं कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, इंतहाई एक जिम्मेदार और उनके ऊपर इंटेग्रिटी के ऊपर कभी हरफ नहीं आया। जी। तो मामला ये है कि मरियम साहिबा को कभी उसको ब्रॉड शीट को फ्रॉड शीट कहती है। अब आपको मसला क्या है? अच्छा, अगर वो कमीशन बन रहा है, मसला ये है कि जो इनको पता है कि हमारी प्रॉपर्टियों की एक लंबी फहरिस्त निकलने वाली है, ऑलरेडी आपको पता 60-70 तो यूके की अदालत में पड़ी हुई प्रॉपर्टी आपकी। अभी जो अजमत सईद साहब ने अगर तहकीकात करनी है और उनकी तहकीकात के दौरान जो TOR अभी बन रहे हैं उसके ऊपर उसामा साहब बहुत ज्यादा उनके पास केस भी है, उसमें कहा जा रहा है कि स्विस अकाउंट भी देखे जा सकते हैं, उसमें सरे महल भी आ सकता है। तो यही मसला है, इनको सारों को तकलीफ क्यों हो रही है और उसके टर्म्स ऑफ जो रेफरेंस हैं उसमें काफी ज्यादा उसके खिलाफ उनके इख्तियारात दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कहां तक दुरुस्त है? क्यों इतना खौफ है जब ये क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं, पुरानी चीजें हैं, कोई जुडिशियल ये कोई कमीशन इस तरह का नहीं है, पुरानी मुकदमा हुए हुए ना उनकी वही तो चीजें हैं जिनसे इनको पकड़ा जा सकता है, गर्दन से दबोचा जा सकता है, इससे तो वो क्लीन हो जाएंगे। और कि जी आपने कमेटी भी बना दी थी 45 में, क्या आ गया? मुझे एक बात क्लियर नहीं होंगे, वो उनका बेड़ा कैसे कह रहे हो? अगर कुछ होगा तो फिर पेपर मिल था, ये इतना बड़ा केस था, इसकी हर डॉट दूसरे कनेक्ट हुआ था, हर चीज़, तमाम ट्रांजैक्शन जो थी वो नैब के इल्म में थी, किस किस के ज़रिए से ट्रांजैक्शन होती थी, कैसे यहाँ से पैसा बाहर गया, बाहर से पैसा यहाँ पर कैसे आया, किस तरह से इन्होंने बाहर उस पर लोन लिया, किस तरह से किन किन लोगों के सागदार का इसमें क्या रोल था, इस सागदार ने किन लोगों को इस्तेमाल किया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, किस तरह से ये सारी चीज़ें, सागदार इसमें वादा माफ हुआ थे और उन्होंने सारे फैक्ट्स जो थे वो नैब को बताए। बाद में वो उन्होंने 165 का बयान भी दिया, बाद में उन्होंने कहा जी वो मुकर के नाम मेरे थे, गन पॉइंट पे ये बयान लिया गया था, चले गन पॉइंट पे लिया हो गया होगा, मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो उन्होंने फैक्ट्स बताए थे, जो चीज़ें बताई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से हुई, कैसे बैंकों में पैसा गया, कैसे बैंकों से पैसा वापस आया, किस तरह से बाहर प्रॉपर्टी खरीदी गई,
वो जो शवाहिद थे वो तो मौजूद हैं, बैंक की ट्रांजैक्शन जो उन्होंने बताई वो तो मौजूद हैं, वो एविडेंसेस सबूत तो मौजूद थे, वो तो कहीं चले नहीं गए थे, बिल्कुल सारी चीज़ें वेरीफाई हुई थी। और ये एक मुकम्मल 2 नंबरी का फ्रॉड का विद एविडेंस बहुत बड़ा केस था जिसको अल्टीमेटली ख़त्म करवा दिया। अच्छा, कल अब एक मिनट समझ साहब, इस केस में नैब का जो रोल था वो क्या रहा, नैब के प्रोसिक्यूटर्स का क्या रोल रहा, उस वक्त के चेयरमैन नैब का क्या रोल रहा, ये केस किस तरह से बंद हुआ, क्यों नहीं ये रीओपन हो सका, सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत ये केस क्यों हारी, ये सारी ऐसी चीज़ें जिनका जवाब अवाम भी सुनना चाहती है, अवाम भी जानना चाहती है। बिल्कुल ठीक। और ये अब ये जो फैक्ट फाइंडिंग जो इंक्वायरी कमीशन बना है ये अल्टीमेटली इसको भी करेगा। उसके बाद स्विस स्कैंडल लाया, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर उड़ा, किस तरह से सारा कुछ हुआ, लेकिन वो ख़त नहीं लिखा गया। स्विस अकाउंट्स में क्या था क्या नहीं था, अब तो सारी ऑफिशियल चीज़ें जो है गवर्नमेंट के पास हैं, तो अलबत्ता वो भी चीज़ें सामने लेके आएंगे। अवाम को पता तो चलना चाहिए कि ये अरबों रुपया खाया किसने, किसकी जेबों में ये पैसे गए, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जो इस चीज़ को सपोर्ट करते रहे। अच्छा, वो सारे चेहरे बेनकाब होने चाहिए। इससे पैसा बड़ा ज़ाया होता है, मुल्क की बदनामी होती है, और नवाज शरीफ का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, सिर्फ कुछ बस मुल्क की बदनामी होती है। क्या मुल्क की इससे बदनामी होती है कि अगर आप चोरों डाकुओं के पीछे जाते हैं, असद करल साहब। और दूसरा ये कि वो ये कह रही है कि जी अजमत सईद साहब जो है ना ये खुद ही अलहदा हो जाएं, वरना फिर हकाइक सामने लाएंगे, जो जिसका आपने पहले भी जिक्र किया, धमकाने लग जाते हैं। लेकिन मैं कल एक चीज़ पढ़ा था, मेरा दिल इतना दुखी हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता, हालांकि चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। 1998 में कहते हैं जी हमने धमाके किए जनाब, पाकिस्तान का दिफा बड़ा मजबूत कर दिया। सर, जो इनके अकाउंट्स में डॉलर्स थे, इन्होंने पहले वो 46 रुपये के हिसाब से कन्वर्ट करवा लिए, और उस वक्त रेट भी 40 रुपये नहीं था $1 का, और जब कन्वर्ट करवा ली उसके बाद बंद कर दिए सारे अकाउंट सीज कर दिए। यही तो वारदातें करते हैं। एक चीज में जब आपने लोहा इंपोर्ट करते थे खाम माल, तो ये SRO जारी करके स्पेशल ड्यूटी उसकी बहुत कम कर लेते थे, जो ही वो क्लियर होता था एकदम ड्यूटी वापस आ जाती, SRO खत्म कर दिया जाता था। इस तरह चीनी के हवाले से, इस तरह जो लोहा मंगाया, जो बैंकों से जो कर्जे लिए गए, मामला ये है, ये जो कह रही है इससे मुल्क की बदनामी होती है, पैसा जाया होता है, उससे नहीं होती। जो आपने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन के आपने पाकिस्तान के पैसा लूटा, आपने गैर मुल्की कंपनियों से किकबैक और कमीशन लिया, और पहला जो कमीशन और किकबैक आपने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से लिया, और उसी किकबैक और कमीशन के वो पैसों से आपने वो पार्क लेन के फ्लैट्स लिए। ये तो चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो किस तरह आपने उसको एस्केलेशन उसको यानी उसको तब्दील किया, यानी एक ही रेट जो है, इनकी हुकूमत आई, इन्होंने उसको टाइम बार्ड होने दिया नैब की तरफ से। अच्छा, शेख रशीद केस लेकर गए हुदैबिया पेपर मिल का कि जी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है। उन्होंने कोर्ट में आकर कहा उस वक्त नैब के प्रोसिक्यूटर कि जी हम दोबारा खोल रहे हैं, हुदैबिया केस दोबारा खोल रहे हैं, और उसके बाद आते ही नहीं थे, और वही टाइम गुजार दिया उन्होंने, बिल्कुल वही यूसुफ रजा गिलानी वाला मामला। और इनको इनके टाइम में भी हुदैबिया को जो है ना मतलब बंद करके रख दिया, ताकि फिर उसमें इनको टाइम बाद केस के हवाले से भी रिलीफ मिलता रहा अदालत में। आपको पता है इफ्तिखार चौधरी ने दिया था, और बेड़ा करके इसलिए हुआ है कि उनको टेक्निकल जस्टिस मिलता रहा है। इनको इंसाफ नहीं, इनको हमेशा टेक्निकल जस्टिस मिलता रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे पीडीएम के अंदर जो इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। अब पता चला एक तरफ पीडीएम की तरफ से ऐलान होता है कि जनाब हम मुत्तहिद हैं, एक है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब शदीद नाराज़ हैं मरियम से और बिलावल से, और कह रहे हैं कि जी अगर फैसले इन्होंने करने हैं तो मैं सरबराही छोड़ देता हूं, क्योंकि सरबराही के चक्कर में उनकी अपनी पार्टी सारी निकल रही है उनके नीचे से। अहम लोग जो हैं छोड़ कर जा रहे हैं, वो पार्टी से निकालना चाह रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ को भी और जरदारी साहब को फ़ोन करके भी बता दिया कि इस तरह मामला नहीं चल सकते। ऊपर से तहरीक अदम एतमाद पर भी अजीब व गरीब बातें हो रही हैं। अगर बिलावल की तरफ से तहरीक अदम एतमाद का कहा जाता है तो मरियम कहती हैं इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने वाली बात है, तो इसका मतलब यह है कि वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि बिलावल सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कर रहे हैं, और जानबूझकर अब तहरीक इंसाफ की बी टीम बन गए हैं, और इस तरह से उनको और क्लीन चिट देंगे कि वो फिर सिलेक्टेड जो कहते हैं कि उसके बाद तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम होगी तो फिर तो वो इलेक्टेड मजीद बन जाएंगे, और साथ उसके बाद तो फिर पीडीएम तो ख़त्म। ये शायद पीडीएम का आखिरी फेलियर साबित होगा। जितनी नाकामियाँ पीडीएम बर्दाश्त कर चुकी है, मेरा ख्याल है माजी में बाबर साहब जितने भी इत्तेहाद बने हैं अपोजिशन के, चाहे मुशर्रफ दौर में हो उससे पहले हो, इतनी नाकामियाँ तो किसी ने बर्दाश्त नहीं की। तो ये तो दाद देनी होगी पीडीएम की कि पहले दिन से नाकामी, फिर आगे चलकर नाकामी, लेकिन अभी तक खड़े हैं बेचारे।
उसामा साहब खड़े क्या हैं, ये पहले दिन से एक दूसरे के साथ नहीं थे। जिस दिन ये पीटीएम बनाई उस दिन से ये एक दूसरे के साथ नहीं थे। हर कोई अपनी अपनी दौड़ में था, हर कोई अपनी अपनी मार में था। मरियम अपनी दौड़ में थी, बिलावल साहब अपनी दौड़ में थे, मौलाना फजल रहमान जो है वो अपनी तरफ से वो कागज़ की तलवार लेके वो हुकूमत गिराने निकले हुए थे। अब फिर मौलाना साहब के साथ एक दफ़ा फिर फ्रॉड हो गया है। अब आप देखें बिलावल तो अब बिलावल तो क्लियरली वापस जा चुके हैं। इसमें तो अब कोई दूसरी राय नहीं है। बिलावल जो है वो पीडीएम से पीछे हट चुके हैं। अच्छा। अब उनकी सिंध गवर्नमेंट है उसामा साहब, उनकी गवर्नमेंट का रोज़ाना का फेडरल गवर्नमेंट के साथ डायरेक्शन है, उनकी गवर्नमेंट का रोज़ का एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, कराची के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। जरदारी अगर ये गवर्नमेंट गिरती, जरदारी को क्या मिलेगा? मुझे एक बात बताएं, मैं आप एक लम्हे के लिए सोच लें कि जी ये गवर्नमेंट गिर गई, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, फिर क्या पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान को जीत लेगी? पंजाब को जीत लेगी? क्या केपीके को जीत लेगी? क्या बलूचिस्तान को जीत लेगी? बिल्कुल नहीं। सर, फिर उनको उम्मीदवार नहीं मिलने, पहले भी मिला तो सिंध ही शायद दोबारा मिलेगा। तो वो फिर जो दोबारा भी सिंध ही मिलना है तो फिर उससे बेहतर नहीं है कि वो सिंध की गवर्नमेंट जो है वो चलनी चाहिए। और इससे पहले कि उनके अपने एमएनए और एमपी उनके खिलाफ हो जाएं, जरदारी ने बड़ी समझदारी का सबूत दिया। और उसके बाद ये है कि हाँ, उन्होंने अपने लिए गुंजाइशें जो हैं वो हासिल की हैं। अब उनकी करप्शन के हवाले से उनके जो केसेस हैं, नैब उनको नहीं पूछ रहा, अब कोई उनको बुला नहीं रहा, उनको जो है वो कंसेशंस मिल रही हैं। उसके बाद उनका जो वज़ीर आला थे उनको कंसेशंस मिल रही हैं। सिंध गवर्नमेंट में ऐसे लग रहा है जैसे सिंध में नैब नाम का कोई वजूद है ही नहीं है। खरल साहब इसकी गवाही दे देंगे कि अब वो जो दरदाई साहब रोज़ कोर्टों में जा रहे थे, उनकी बहन जा रही थी, रोज़ाना एक नए मिनिस्टर का नाम आ रहा था, रोज़ाना एक नया स्कैंडल सामने आ रहा था, रोज़ाना किसी न किसी ब्यूरोक्रेट का करप्शन में कोई रोल सामने आ रहा था। कहाँ गए वो सारे? एकदम खामोशी छा गई है। फिर पार्टी का कोई नया बंदा अभी तक इम्प्लीकेट नहीं हुआ, तो ये उनकी अचीवमेंट है वो। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी जो है उनका एक अपना बयानिया था। जरदारी साहब या बिलावल साहब जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं चाह रहे, वो किसी सूरत में उनसे लड़ना नहीं चाहते। उनकी नाराज़गियाँ जो थी, उनकी रिजर्वेशन थी, गिले शिकवे थे, लेकिन वो उनसे हेड ऑन नहीं होना चाहते। नून लीग एस्टेब्लिशमेंट के साथ हेड ऑन होना चाह रही थी। एक सबसे और जरदारी साहब को नज़र आ रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हेड ऑन होने का मतलब ये कि सिंध गवर्नमेंट भी आपकी गई और मसाइल मज़ीद इजाफा होगा। नवाज शरीफ साहब गेम से आउट हैं, मरियम नवाज गेम से आउट हैं, इसहाक डार गेम से आउट हैं, सारा शरीफ ख़ानदान जो है गेम से आउट है। ना मरियम एमएनए है, ना नवाज शरीफ एमएनए है, ना उनके कोई आगे हैं, जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं। तो मरियम को तो इस पूरे खेल में कुछ मिलने वाला नहीं है, ना ही वो कोई बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। हाँ, जो स्टेक होल्डर थे वो जरदारी साहब थे या शहबाज शरीफ साहब हैं, जो कि अब नून लीग के अंदर जो मेरी एमपीज एमएनए से बात हुई है, मैं आपको अब खबर दे रहा हूँ जी, वो सारे इस आस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि मार्च में सेनेट के इलेक्शंस के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी बेल होगी या वो अपनी बेल अप्लाई करेंगे, वो जेल से बाहर आएंगे। उस वक्त तक एक चीज़ और कि मरियम के खिलाफ नून लीग में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, शदीद रिजेंटमेंट है। और मुझे लग रहा है कि नून लीग तो ये भी होती है, वो तो हर इजलास कर रही है कि सेनेट की इलेक्शन में जो 4 सीटें उनकी बनती हैं, शायद मरियम चौका उसको लीड कर रही हैं, मरियम ही सेनेटर्स के नाम दे रही हैं, शायद वो 4 सीटें भी ना निकाल पाएँ और उसका मलबा भी अल्टीमेटली मरियम के ऊपर गिरना है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। और नून लीग मार्च में शहबाज शरीफ को जेल से बाहर देख रही है और वो ये चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ पार्टी को दोबारा लीड करे, हेड करे और एक दुरुस्त सिमत में जो है वो पार्टी को लेके जाए। ये जो पार्टी बंद गली में आके खड़ी हो गई है, इससे इसको निकाले। तो मरियम का तो मुझे खुद अपना जो सियासी मुस्तकबिल है वो अगले 2 महीने में बड़ा तारीक होता नज़र आ रहा है। हाँ, मौलाना फजल रहमान का सियासी फ्यूचर जो है वो तारीक हो रहा है। उनकी अपनी पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है और जिस तरह से वो पार्टी में कमज़ोर होते जा रहे हैं, इस तरह से मरियम नवाज की पोजीशन जो है वो भी पार्टी के अंदर बहुत ही असद खर साहब, एक तो मरियम साहिबा ने कहा है जी इन हाउस तब्दीली, बिलावल की तजवीज़ ये इन हाउस तब्दीली की या अदम एतमाद की, ये टीवी पर सुनी, यानी इतना फुकदान है मुशावरत में और एक दूसरे के खिलाफ बयानात आप देख रहे हैं ना, साफ कह रहे हैं
फिर फजलुर रहमान साहब को यकीन दहानी करवाई है आसिफ जरदारी साहब ने कहा जी आप ही सरबराही संभाल सकते हैं, पहले तो कहा था लेकिन अब कहते हैं आपकी शिकायत दूर करेंगे, क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ज़मीनी इलेक्शन का भी टीवी पर ऐलान हो जाता है, सेनेट में इलेक्शन में भी जाने का ऐलान हो जाता है, ये मुशावरत से होना था, यानी उन्होंने करना था, उनकी मर्जी से होना था, लेकिन पहले ही सारे लोग ऐलान करने लग जाते हैं। तहरीक अदम इत्तेमाद की बात है तो राजा परवेज़ अशरफ साहब कह रहे हैं कि कुछ इत्तेहादी हमारे साथ राब्तों में है, वो तो यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि इस तरफ आओ, और मरियम उसके लिए तैयार नहीं है। और आपको लगता है कि अब ये खोखर पैलेस भी वह गई हैं तो वहाँ पर अब क्या वो पैसे नहीं लगाएंगे सेनेट के इलेक्शन के लिए? अब 4 सीटें निकालना भी नून लीग के लिए मुश्किल हो जाएगा, ये वक्त आ गया है। देखिए 4 सीटें निकाल सकते थे अगर शहबाज शरीफ, हमजा और मरियम साहिबा सारे ही एक पेज पे होते तो फिर में भी हो सकता था, लेकिन अभी जो सूरत हाल है देखिए, मरियम साहिबा तो पार्टी का नाम बदल दिया है, उन्होंने तो नजरियाती रख देगा नाम ही, यानी वो बेसिकली उन्होंने लाइन ड्रा कर रही हैं कि ये अगर जो इस नजरियाती यानी हमारे साथ नवाज शरीफ वाले लोग इधर आ जाए और शहबाज शरीफ वाले लोग इधर आ जाएं, वो खुद लाइनें खींच रही हैं। तो मामला ये है कि जो हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट से बेल वापस ली, शहबाज शरीफ आराम से अंदर बैठे हुए हैं, जो डोगर साहब बात कर रहे हैं मार्च तक कि शहबाज शरीफ को लोग जो पार्टी के देख रहे हैं कि शायद आके वो कोई मामला करें। अच्छा, अब मामला फजलुर रहमान साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर मरियम और बिलावल ने ही सारे फैसले करने हैं तो फिर PDM के प्लेटफॉर्म का क्या फ़ायदा। जरदारी साहब की जो बात कर रहे हैं डोगर साहब, जरदारी साहब के हवाले से एक तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि ये केसेस जो जरदारी साहब के हैं वो चले जाएंगे कराची, सिंध, उसके बाद आपको पता ही है फिर क्या होगा, जो उसके बाद उसका किस्मत तो फैसला क्या होगा आपको पता ही है। ठीक, अच्छा, अब मामला ये है कि जरदारी साहब को ये एहसास है, बिलावल साहब को एहसास है और बहुत अच्छी तरह कि 30 साल में 30-35 साल में जब से पीपल्स पार्टी और नून लीग की बारियां चल रही हैं, पहली मरतबा उनको मौका मिला है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बतों बढ़ाने का। पहले तो नवाज शरीफ साहब जो है उनके साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके कंधों पे बैठ के सवार होकर हमेशा उनकी गोद से जिस तरह और गमले से आए और फिर कंधों पे बैठ के वो इस्टेब्लिशमेंट के जरिए उन्होंने सारा रूल किया 2013 के इलेक्शन तक। 18 के इलेक्शन के अंदर नवाज शरीफ का फड्डा ये था कि आपने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया। 13 के इलेक्शन में आपको 11 बजे की स्पीच याद है कि मुझे और ज़्यादा मैंडेट दिया जाए, हालांकि वो ख़त्म हो चुके थे, यानी उस वक्त धमकी लगा रहे थे कि मुझे ज़्यादा मैंडेट दिया जाए, ये कम दिया आपने। तो मामला उनका फड्डा ये था। अब जरदारी साहब को पहली दफ़ा ये मौका मिल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का, जो एक वैक्यूम है, जो एक खला है, जो नून लीग की हरकतों की वजह से या इस्टेब्लिशमेंट और उनकी आपस में दूरियां पैदा हुई हैं, जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं, तो उस पर जरदारी साहब उस खला को फिल करने का मौका किसी सूरत हाल से नहीं जाने देना चाहते। आपको भी लगता है तो कि ये मरियम साहिबा को नून लीग अब ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? अब होगा क्या कि वैसे तो सारे बैठे होते हैं, हाथ बांध कर बैठते हैं उनके सामने, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ एक चीज़ के इंतजार में। शहबाज शरीफ साहब कुछ गारंटीज चाहते हैं, वो जब तक उनको गारंटीज नहीं मिलेंगी वो चाहते हैं कि जेल के अंदर बैठे रहें, ताकि उतनी देर में जो बेड़ा गर्क होना है पार्टी का, जितना मैक्सिमम होना है वो हो जाए, और उसका सारा मलबा वो डालें मरियम के ऊपर कि जनाब ये मरियम साहबा इसको कर रही थी लीड, वही सारे फिर देख रही थी। अब सेनेट की टिकटों के अंदर मरियम आपको तो कहा ना, मरियम चार जो लोग इनके कि उनके चचा कोशिश करते रहे, एक मुफाहमत जो उनकी सोच रही है वो ये उन्होंने चार लोग इनके बन सकते थे अगर कोशिश कर ली, उसके बाद मरियम को मौका यूनिटी से। अब ये टिकटों की तकसीम जो है सेनेट के हवाले से, वो भी शहबाज शरीफ दानिस्ता खामोश है। वो ये चाहते हैं कि ये सारा मामला जो है, ये मलबा जो है, ये बने इस तरह का ताकि पार्टी को भी पता चल जाए और दीगर लोगों को भी पता चल जाए कि शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ का प्रॉब्लम क्या है, शहबाज शरीफ साहब अभी भाई के सामने एकदम बगैर किसी गारंटियों के, बगैर अपनी कोई इंश्योरेंस के वो नहीं आना चाहते सामने। अच्छा, नहीं करना चाहते, पीछे रह के वो वार कर रहे हैं जो भी कर सकते हैं। अच्छा। मरियम साहबा जो, उनको भी पता है अपने हवाले से, चचा के हवाले से, चचा और उनके जो कजन है हमजा शहबाज, उनकी अपनी एक लॉबी है, ग्रुप है। मरियम साहबा जो, उनकी अपनी लॉबी और ग्रुप है। तो अल्टीमेटली शहबाज शरीफ वक्त का इंतजार कर रहे हैं, मुनासिब वक्त का। वो उस वक्त तक ब्रेक से पहले मुझे बाबर साहब से इतना बताएं कि मरियम साहबा तो ये खुद कह चुकी हैं कि जी ये चचा की सोच बिल्कुल अलग थी, तो ये होता है, लेकिन जब नवाज शरीफ फैसला कर दें तो हरफ आखिर होता है, उस पर शहबाज शरीफ कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो अब मरियम ने तो ये कहा कि शहबाज शरीफ की नाकामी के बाद उनकी जो सोच थी, मुफाहमत की या जो भी डील शील थी, उसके बाद फिर मरियम ज़्यादा इन हुई ना, और उसके बाद उन्होंने एक एजेंडा बनाया कि नहीं ये नज़रियाती हैं और हमने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाना है और ये तकरीरें इस तरह से करनी है और ये जल्द से जुलूस और सब कुछ। तो ये ज़मीनी इलेक्शन का भी बायकॉट, इस्तीफे आएंगे और जनाब सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देना, ये तो शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ सोच थी। तो अब आपको लगता है कि मरियम भी नाकाम हो रही है, तो शहबाज शरीफ साहब कहेंगे जी अब भतीजी नाकाम होगी, इसका हल क्या है? ब्रेक के बाद।
अब पता चला। अब पता चला। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा एहतजाज कर रहे हैं और गुज़श्ता दिनों ये हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में तो तलबा का एहतजाज तसादुम में बदल गया और वहाँ पर बच्चे भी ज़ख्मी हुए, गार्ड्स भी ज़ख्मी हुए और इसके साथ साथ 500 के करीब तलबा के ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। अब बच्चे कह रहे हैं कि जी ऑनलाइन हमारा एग्ज़ाम लिया जाए और क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हुई हैं कोरोना की वजह से, वबा की वजह से, तो लिहाजा अब हमारे इम्तिहानात हमें क्यों बुलाया जा रहा है, यानी बाकायदा कि हम मौजूद होंगे इम्तिहानी सेंटर में और वहाँ पर इम्तिहान लेना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है क्योंकि ऑनलाइन जब क्लासेस हुई हैं तो इम्तिहान भी इस तरह लिया जाए, हमारी उस तरह से तैयारी नहीं हो सकी और अब दीगर मुतालबात भी शामिल हो रहे हैं कि फ़ीसें भी उसी तरह ली गई जो कैंपस आने में होती थी। अब तलबा का अपना मौक़िफ़ है जबकि दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और असातिज़ा कहते हैं कि हमने जब पेपर्स चेक किए पहले सेमेस्टर के पेपर्स तो हमें ये महसूस हुआ कि ये बहुत बड़े पैमाने पर नकल हो रही है। घर में बच्चे बैठकर ऑनलाइन जब एग्ज़ाम देते हैं तो फिर वहीं पर बैठे नकल के करके तो वो जवाब दे देते हैं, लेकिन सब बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, वबा की वजह थी। तो इसलिए अब किसी भी सूरत में यही सूरत हाल हमें सिंध में भी नज़र आ रही है, दीगर शहरों में भी, कि जी बच्चे जब तक बाकायदा इम्तिहान नहीं देंगे उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन इस मामले को हल करने के लिए कहा तो गया, शफकत महमूद साहब भी वफाकी वज़ीर तालीम मैदान में है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत भी ये समझती है कि जी बच्चों को सेंटर्स में आकर ही इम्तिहान देना चाहिए। असद खरल साहब, इसका अब हल क्या है? कुछ समझ नहीं आ रही। अब बच्चे तैयार नहीं हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, उस्ताज़ा की क्या राय है और तलबा ये कहते हैं कि हमारा जो पहला सेमेस्टर था वो ऑनलाइन हमें पढ़ाया गया, ऑनलाइन ही पेपर लिए गए। दूसरा सेमेस्टर जो हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया लिहाजा उसके भी पेपर ऑनलाइन लिए गए। उस्ताज़ा और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का ये कहना है कि पहला जो सेमेस्टर जो ऑनलाइन था उसमें स्टूडेंट जो है उन्होंने वो नकल के ज़राए जो इस्तेमाल किए और इसलिए सारे पास हो गए। तो अब वो ये समझ रहे थे जो तलबा के मुताबिक उन्होंने सही तरह इसलिए नहीं पढ़ा कि उनको ये यकीन था कि दूसरा जो सेमेस्टर है वो भी ऑनलाइन पढ़ाई के बाद ऑनलाइन पेपर होंगे तो वो उसी तरीके से ही वो मार्जिन ले लेंगे। अब स्टूडेंट ये कहते हैं कि जब हमारे से ऑनलाइन जो क्लासेस के बावजूद पूरी फीसें ली जा रही हैं और अब दूसरा वो कहते हैं कि जब पहला अगर आपने ऑनलाइन लिया तो दूसरा भी ऑनलाइन ले, और तीसरा वो कहते हैं कि ये अगर यूनिवर्सिटी बुला के जो इम्तहान लेना चाहते हैं इसका मकसद ये है कि हमें ये फेल करेंगे ताकि दोबारा से फीसें बटोरें और जो सेमेस्टर दोबारा से ज़ाहिर बात है क्लास हम अगर पीछे रह जाएंगे, ये एक सेमेस्टर या किसी दो में नहीं पास हो सकेंगे तो ये ज़्यादा फीसें एक साल की बजाय वही जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपको 1.5 या 2 साल लग जाएंगे। तो ये मामला फड्डा है। अब शफकत महमूद साहब जो है वो फेडरल मिनिस्टर है, लेकिन उनकी जानब से इंतहाई मैं समझता हूँ कि एक मौक़िफ़ जो है को लीस्ट कंसर्न उनकी जानब शो किया गया। उन्होंने कहा ये यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर और वो मुतलका जो है वो देखें, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत ने बिल्कुल इस पर कोई, आप देखें 500 बच्चे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के जो मंगल के रोज़ जो एहतजाज उन्होंने किया उनके ऊपर जो बाकायदा उनके ऊपर तो तोड़ फोड़ और सारा उसके बाद जो पर्चा भी हो गया, तसादम हुआ, ज़ख्मी हुए लोग बच्चे, उनके ऊपर पर्चा भी हो गया 500 तलबा के ऊपर। तो अब मामला ये है कि फैसलाबाद के अंदर, मुल्तान के अंदर, लाहौर के अंदर ट्रैफिक पूरा दिन जाम रही और जो जिस तरह सूरत हाल, मुझे ये है कि हुकूमत ना पंजाब की नज़र आ रही है ना वफाकी हुकूमत की नज़र आ रही है। ये जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं लूट मार कर इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने वाले और माफिया और डॉन बने हुए हैं। आपको पता ही है क्यों बने हुए, क्या इनके पीछे ताकत है। अब पुलिस जो है वो इनके इशारों पे करती है। नहते तलबा के ऊपर जिस तरह तशद्दुद करवाया गया तो और सारा जो उनके ऊपर ये किसकी डायरेक्शन पे सारा हो रहा है। बाबर साहब, ये माफिया का रूप धार चुके हैं। ये जो तालीमी इदारे हैं ना ये नहीं है कि कौम की को तामीर और तरक्की में किरदार अदा करे। इनके आप मालकान देखे, बिजनेस बना के, कारोबार बना के और जो लूट मार का तमाशा बना हुआ है। ऑनलाइन के बाद देखे इनके बिजली के बिल नहीं थे, इनके बाकी चीजें नहीं थी, बहुत सारे इनके जो एक्सपेंडिचर कम हो गए, इनको फीसें कम करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने उतनी। मेरे एक दोस्त हैं वो एक बैंक में बड़ी हाई पोस्ट पर हैं, उन्होंने एक दिन मुझे बताया, मैं हैरान हो गया कि बड़े बड़े जो बैंक्स, मैं नाम नहीं लूँगा, बैंक का कारोबार आप समझते हैं बहुत उसमें पैसा जमा होता है, बहुत बड़ा कारोबार होता है, उसका टर्नओवर इतना होता है। ये जो तालीमी इदारों के बड़े बड़े स्कूल सिस्टम्स हैं, यूनिवर्सिटी के सिस्टम्स हैं, ये उन बैंक से ज़्यादा कमाते हैं, उससे ज़्यादा कमाते हैं। आप इनकी कमाई का अंदाज़ा लगाइए, ये इतना बड़ा कारोबार है। तो ये तो हमने देखा कि हुकूमत और फिर सरकारी जमीनों पे कब्जे हेर फेर करके आप खोकर तो बदनाम है ना।
ये बड़े बड़े यहाँ पे तालीमी इदारे बने, आपको पता है सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे हुए हुए हैं। अच्छा, शामलाट के ऊपर कब्जे हुए हैं। बिल्कुल सही। अब बाबर साहब, ये चूंकि हम कभी शुगर माफिया का जिक्र करते हैं, कभी पेट्रोलियम माफिया का जिक्र करते हैं, कभी आटा, हर प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह माफिया, उसी तरह प्राइवेट तालीमी इदारे माफिया बने, ये भी एक माफिया बन गया है और हुकूमत उसके आगे कुछ नहीं कर सकती। फीसें कम करने का कहा गया, वबा का दौर। अब देखें ना सर, बिजली का कितना बिल होता है, दीगर अखराजात कितने होते हैं वहां पर, उसके मेंटेनेंस के, वो तो सब यूनिवर्सिटीज के बंद हो गए, बच्चे ऑनलाइन हैं, ना आ रहे हैं न जा रहे हैं, उसके बावजूद फीसें तो उन्होंने कम नहीं की थी। खैर, अब ये मामला जो है फीसों से का तो बीच में आ गया, लेकिन असल है ऑनलाइन एग्जाम का। क्या आपके नज़र में इसका हल है कि बच्चे माने आखिर, अगर उन्होंने तैयारी की हुई है तो आकर एग्जाम दे दें, या वो वबा का भी कह रहे हैं कि जी आएंगे सेंटर्स में तो वबा फैल सकती है? देखें, ये तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को चाहिए था, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि बच्चों के वालिदैन को बुलाती, उनसे मुज़ाकरात करती, इस पर कोई हल ढूंढती। ये जो स्टूडेंट्स ने जो किया बाल, वो भी गलत किया। इस तरह से ये स्टूडेंट को ये जेब नहीं देता कि वो इस तरह के प्रोटेस्ट करें, लेकिन उसामा साहब जो गवर्नमेंट ने किया वो उससे बुरा किया, और जो आज हुआ है वो तो मैं हैरान रह गया हूँ कि क्या हुकूमत इस तरह भी कर सकती है। आज वो सारे जो स्टूडेंट्स अरेस्ट किए गए थे उन पे बड़ी सख्त दफात लगा के 3 दिन का उन सबका जिस्मानी रिमांड लिया गया कि हमने इनके पास असला है, हमने इनसे असला बरामद करना है, ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये दहशतगर्द हैं। अंदाज़ा लगाएं कि वो स्टूडेंट्स चलें, बच्चे हैं, गलती करते हैं, बच्चों को ये भी लालच होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोरोना का, मेरे भी बच्चे हैं, हम सब के बच्चे हैं, कोरोना में उन्होंने पढ़ा नहीं है, वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे कि वो जाके पेपर दे सकते। और फिर चूँकि पहले ऑनलाइन लिए ना, साइंस स्टूडेंट थे ख़ास तौर पे, लैब्स बंद थी, वो लैब में नहीं जा सके, तो वो भी उनके इश्यूज हैं। और पढ़ाई में भी, ऑनलाइन पढ़ाई में जी नेट डाउन है, टीचर का जी मसला है, सही तरह पढ़ा नहीं रहे, बहुत सारे इश्यूज हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही का, बहुत सारे इश्यूज हैं। एक घर में 4 बच्चे हैं, 4 मोबाइल हैं, इंटरनेट नहीं आता, बत्ती चली गई, ये सारे इश्यूज हैं। बच्चे उस तरह से रेगुलर क्लास, एक लैपटॉप है, मेरे बच्चों का भी मसला है कि जी अच्छा हर एक को लैपटॉप चाहिए, क्लासेस सेम वक्त में। सर लाइट चली गई, बिजली चली गई, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट कमज़ोर आ रहा है, फिर आप क्या करेंगे? एक टाइम में 4 मोबाइल यूज़ हो रहे हैं, फिर इंटरनेट वीक हो जाता है, 4 हैंग हो जाते हैं, फिर क्या करेंगे? बहुत सारे इश्यूज़ थे, ठीक, बहुत सारे इश्यूज़ थे, लेकिन इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। लेकिन मैं तो खलसा वाली जो बात है वो सबसे अहम है कि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का माफिया है, ये इतना ताकतवर हो चुका है कि ये जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास स्टूडेंट्स ने कल जो एहतजाज किया है, आज उन्होंने उनको निशाने इबरत बनाने चले हुए हैं। और ये वो यूनिवर्सिटी हैं जिनके मालकान जो है वो माशाल्लाह से मीडिया टाइकून भी बने हुए हैं। उसामा साहब वो इतने ताकतवर हैं, वो इतने मजबूत है कि हुकूमत भी उनके सामने बेबस है, उनके सामने सोसाइटी बेबस है, वो बिल्कुल नशे में मखमूर हुए हैं। वो गले गर्दन पे पिस्टल रखे उन्होंने सारी वो जो है वो ली हैं, बच्चों के साथ फीसें ली हैं, पूरी फीसें ली हैं। गवर्नमेंट पूरा जोर लगा के इनसे फीसें तो कम करवा नहीं सकी। खैर साहब सही कह रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ बंद, बच्चे आ नहीं रहे, टीचर घर, आप तनख्वाहें पूरी दे नहीं रहे, और आपके अखराजात जो है वो पहले ही आते हैं, फीसें आप पूरी ले रहे हैं, और उसके बाद अब आप आके कह रहे कि जी कॉलेज है, हमने आपसे टेस्ट लेने हैं, तो उसका कम से कम ये अपील है मेरी कि ये जो दहशतगर्दी के पर्चे हैं ये तो बहुत ज़्यादती है, ये बहुत ज़्यादती है। और इसी वजह से फिर हाई कोर्ट्स में बात आती है कि आप कानून का गलत इस्तेमाल क्यों करते हैं, कौन नहीं जानता। ये तो मतलब स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बच्चे और उन्होंने एहतजाज किया, गलत किया, अगर तोड़ फोड़ की गलत की, तो जो सजा बनती है वो दें। आप ऐसे ही नाजायज बीच में दफात शामिल करते रहते हैं, कैरियर तबाह हो जाएंगे यार। चले गलती कर ली है उन्होंने, उसके बाद ये है कि उनका कैरियर तबाह कर दिया जाए, उनका बेड़ा गर्क कर दिया जाए। और इस सारे मामले के अंदर सूबाई और वफाकी हुकूमत जो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, बच्चे उनके माफिया के रहम करम पर हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी माफिया की फैसिलिटेटर बनी हुई है इस टाइम, मैं आपको बता नहीं, ये हुकूमत तो कह रही है हमने एक जैसा सिलेबस लाना है, हमने तो तालीम आम करनी है, और लेकिन सर ये अब इतना ताकतवर है कि इनके हर सतह पर ताल्लुकात हैं। इन बच्चों के इन वालिदैन का इस रियासत मदीना में कोई पुरसान्याल नहीं, वो इन माफिया के रहम करम पर हैं। माफिया उनसे एड़ियां जो मर्जी उनसे करवाए, जो मर्जी दफात लगवाए, मर्जी उन पर टॉर्चर कराए।
ठीक है और कि बच्चों हुकूमत की जो है भी वो गलती खामोश थी, तमाशाई लेकिन का उनकी जो सजा किरदार अदा बनती कर है या उनको उस तरह से आप ट्रीट करें, बच्चे हैं लेकिन ये जिस तरह के उनके साथ सलूक किया जा रहा है ये भी बहुत ज़्यादा गलत है और हुकूमत को इसमें बिल्कुल बीच में आना चाहिए और उसको ये चीज़ वाज़ेह करनी चाहिए कि इसको किस तरह से हल करना है। खामोश तमाशे नहीं बन सकती हुकूमत इस सारे मामले में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।